ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसका और उसके गांव का नाम रिवील ना करूं, क्योंकि जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो आज भी उस रास्ते से अकेले नहीं जाता। वो पेशे से सब्जी बेचने वाला है। रोज सुबह साइकिल में टोकरी बांधकर अलग अलग गांवों में सब्जी बेचने जाता है। कभी जल्दी लौट आता है, कभी देर हो जाती है। उस दिन हाट बाजार उम्मीद से ज्यादा दूर लगा था। शाम तक सब्जी तो बिक गई, लेकिन वापसी में देरी हो गई। जब उसने घड़ी देखी, रात के करीब 10:40 हो रहे थे। उसके पास दो रास्ते थे, एक लंबा पक्का रोड, दूसरा खेतों के बीच का छोटा रास्ता। उसने सोचा, छोटा रास्ता पकड़ लेता हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। गांव के बुजुर्ग हमेशा मना करते थे, उस रास्ते से रात में मत जाना, लेकिन जल्दी घर पहुँचने की जल्दी भारी पड़ गई। वो कच्चे रास्ते में मुड़ गया। दोनों तरफ ऊंची फसलें, बीच में पतली पगडंडी, साइकिल की लाइट कमजोर और आसमान में आधा चांद। पहले 5 मिनट सब ठीक रहा, फिर उसे लगा आवाजें कम हो गई है। न कुत्तों का भौंकना, न झिंगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहटें, बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा। उसने साइकिल की घंटी बजाई, आवाज बहुत दूर तक गई। फिर जैसे किसी ने उस आवाज को निगल लिया हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा तो उसे गोबर और गीली मिट्टी की तेज गंध आई, जैसे आसपास बहुत सारे जानवर हो, लेकिन आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक साइकिल भारी हो गई, जैसे पीछे किसी ने पकड़ लिया हो। उसने उतरकर चेक किया, पीछे कुछ नहीं था। फिर चढ़ा, फिर भारी। अब दिल तेज धड़कने लगा। तभी आगे मोड़ पर रास्ते के बीच एक काला सा बड़ा आकार खड़ा दिखा। पहले लगा भैंसा है। सब्जी बेचने वाले ने आवाज लगाई, हट हट। वो हिली नहीं। फिर वो आकार धीरे धीरे खड़ा हो गया। अब साफ दिख रहा था, वो साधारण भैंसा नहीं था। कद आदमी से बहुत ऊंचा, सीना चौड़ा, सिर भैंसे जैसा, आंखें लाल चमकती हुई। उसके गले से घर घर आती आवाज निकली, देर हो गई है, थक गया होगा, इधर आ, बैठ जा। सब्जी वाले के हाथ कांप गए। उसने साइकिल मोड़नी चाहिए, पीछे धुंध भर चुकी थी, जैसे रास्ता बंद। आवाज फिर आई, अब और भी नरम तरीके से, डर मत, मैं रास्ता जानता हूँ, छोड़ दूंगा तुझे। उसे बचपन की बात याद आ गई। दादा कहते थे, भैंसासुर रात में अकेले यात्रियों को मीठी आवाज में बुलाता है। जो उसकी बात मान ले वो गायब। उसने आंख नीचे रखी और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी आवाज आई, तू सब्जी बेचकर आ रहा है ना, थक गया होगा। उसके पैर जम गए। ये बात सच थी, लेकिन उसे कैसे पता? अब वो चीज धीरे धीरे करीब आने लगी। चल नहीं रही थी, सरक रही थी। उसने देखा, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सब्जी वाले ने मन में भगवान का नाम लिया। वो बोला, मुझे जाने दे। जवाब आया, बस पास आ, फिर चले जाना। उसने देखा, रास्ते के किनारे खेत के मेड़ ऊंची थी। उसने अचानक साइकिल उठाई और मेड़ पर चढ़ा दी। साइकिल फिसली, वो गिरा, लेकिन उठा और धक्का देकर आगे बढ़ा। पीछे से भारी आवाजें धम धम की, जैसे बहुत वजनदार चीज कूद रही हो। उसने पीछे नहीं देखा। आवाज अब गुस्से में, मुड़ वरना गिर जाएगा। तभी उसकी साइकिल खुद तेज चलने लगी, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। आगे दूर मंदिर का पीला बल्ब दिखा। जैसे ही वो रोशनी के घेरे में पहुंचा, सब शांत, साइकिल हल्की, हवा सामान्य। उसने हिम्मत कर पीछे देखा। पीछे कुछ नहीं था, बस खेत और धुंध और दूर काले धुएं जैसा आकार जो मिट्टी में समा गया हो। घर पहुंचकर वो बुखार में तपने लगा। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने यह कहानी सुनी। सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग बोला, तू बच गया, सब नहीं बचते। उस दिन के बाद वो कभी उस रास्ते से रात में नहीं लौटा, और आज भी कहता है, हर मदद की आवाज इंसान की नहीं होती। ये कहानी मुझे मेरे एक और सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने कहा है कि ये घटना उसके बचपन की है, और आज भी वो उस बाग का नाम सुनकर असहज हो जाता है। जब वो छोटा था, गर्मी की छुट्टियों में हर साल नानी के गांव जाता था। गांव छोटा था, लेकिन घर के पीछे दूर तक फैले आम के पुराने बाग थे। घर वाले हमेशा एक बात कहते थे, कभी भी उस बाग के अंदर मत जाना। कारण कोई साफ नहीं बताता था, बस मना करते थे। पहले वो छोटा था, डर जाता था, लेकिन उस साल वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, लगभग 13-14 साल का। गांव के दो नए दोस्त बने, सोनू और भीम। दोनों ने कहा,
चलो आज बाग में चलते हैं, वहाँ पेड़ खुद गिरा आम देते हैं। दोपहर का समय था, गांव खाली, सब लोग घरों में, गर्मी भारी। तीनों चुपके से निकल गए। घर के करीब 900 मीटर दूर में बाग शुरू होता था। जैसे ही अंदर घुसे तापमान बदलने लगा। बाहर तेज गर्मी थी, अंदर ठंडी सी हवा। पेड़ बहुत पुराने, टेढ़ी डालियां, कुछ सूखे कुछ आधे टूटे, जमीन पर गिरे आम। लेकिन अजीब बात, कोई जानवर नहीं, न ही कोई पक्षी और न ही किसी प्रकार की आवाजें। भीम बोला, इतना शांत क्यों है? तभी उन्हें दूर एक टूटा कच्चा मकान दिखा, आधा धसा हुआ। सोनू ने फुसफुसाया, यही रहती है वो। भीम बोला, कौन? सोनू बोला, वही बूढ़ी औरत, लोग कहते हैं वो ठीक नहीं है। हरीश ने बताया, उसे उस समय लगा ये बस गांव की अफवाह होगी। तीनों आम बटोरने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा पके आम चाहिए क्या? तीनों चौंक कर मुड़े। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बहुत दुबली, झुकी कमर, सफेद बाल, लेकिन आंखें अजीब चमकती हुई। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान अटकी सी लग रही थी। उसने टोकरी उठाई जिसमें बड़े पीले आम भरे थे और वो हमें बुला रही थी। बोली, इधर आओ, ये मीठे हैं। सोनू आगे बढ़ने लगा। तभी हरीश ने देखा उस औरत के पैर उल्टी दिशा में मुड़े थे। उसका गला सूख गया। उसे नानी की बात याद आई, अगर कोई अनजान बूढ़ी औरत बाग में बुलाए तो पास मत जाना। उसने सोनू का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, पीछे चल। औरत फिर बोली, अब आवाज मीठी नहीं बल्कि खींची खींची सी लग रही थी। डर क्यों रहे हो? मैं जानती हूँ तुम किस घर से आए हो। तीनों जम गए। उसने हरीश का नाम लेकर पुकारा, नाम जो उसने बताया ही नहीं था। अब भीम डर गया। चल भागते हैं। औरत हंसी। उसकी हंसी पेड़ों से टकरा कर लौटने लगी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। अचानक हवा तेज चली, ऊपर डालियां हिलने लगी, लेकिन बाकी बाग स्थिर रहा। औरत ने हाथ उठाया जैसे बुला रही हो। औरत बोली, बस पास आओ, फिर खेल लेना। हरीश ने देखा टूटा मकान अब दूर नहीं, करीब लग रहा था, जैसे दूरी बदल रही हो। उसे समझ आया कुछ गड़बड़ है। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और उस औरत की तरफ फेंकी और जोर से बोला, चलो भागो। तीनों उल्टी दिशा में दौड़े। पीछे से आवाज, रुको, रास्ता उधर नहीं है। दौड़ते समय लगा कोई पीछे तेज कदमों से आ रहा है। भीम गिरा, लेकिन उठकर फिर भागा। जैसे ही बाग की सीमा पार की, सब शांत, आवाज बंद, हवा सामान्य। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, बस पेड़ और टूटा मकान। और वो मकान अब दूरी में नजर आ रहा था। गांव पहुंचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक दादा से कहा और उन्होंने इस बगीचे के बारे में बताया। उस दादा ने कहा, वो बच्चों को बहलाकर अंदर बुलाती है। जो पास गया फिर बाग से बाहर नहीं निकला। उस दिन के बाद तीनों ने कसम खाई, उस बाग में वे कभी नहीं जाएंगे। सब्सक्राइबर ने आखिरी में लिखा है, कुछ जगह आम से नहीं, इंतजार से भरी होती है। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रंजित ने भेजी है। उसने कहा है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आज भी याद करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। मैं रंजित हूँ। ये बात लगभग 2-3 साल पुरानी है, जब मैं पढ़ाई के लिए शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल काफी बड़ा था, लेकिन बहुत पुराना भी था। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ, गलियारे लंबे और रात में अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। मुझे जो कमरा मिला था वो 3री मंजिल पर आखिरी कोने में था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पहले ही हफ्ते से मुझे कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। हर रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच मेरे कमरे की छत से पानी टपकने की आवाज आने लगती। पहले मुझे लगा पाइपलाइन की दिक्कत होगी, लेकिन अजीब बात, जब मैं लाइट जलाकर ऊपर देखता तो छत बिल्कुल सूखी होती, फर्श भी सूखा, लेकिन आवाज साफ सुनाई देती। मैंने वार्डन को बताया, उन्होंने प्लम्बर बुलाया। पूरी छत चेक हुई, ऊपर की टंकी भी देखी गई, लेकिन कहीं कोई लीकेज नहीं मिला। फिर भी हर रात वही आवाज। धीरे धीरे मुझे नींद आने में दिक्कत होने लगी। एक रात मैं सो नहीं पा रहा था। करीब 1:15 पर वही पानी टपकने की आवाज आई। इस बार मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सीधे छत की तरफ देखने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे छत के एक कोने से हल्की सी गीली परछाई नीचे फैल रही हो, और फिर उस गीले हिस्से से जैसे किसी का चेहरा उभरने लगा हो। धुंधला, लंबा, आंखें काली। मैं जड़ हो गया, एकदम ठिठक गया। शरीर हिल नहीं रहा था।
आवाज बंद हो चुकी थी। कुछ सेकंड के बाद वो आकृति गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया, रंजित तू ज्यादा सोच रहा है। अगले दिन मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, अंशुल और फैजान। इन दोनों को सब बताया। पहले वो हंस रहे थे, लेकिन जब मैंने रात में उन्हें अपने कमरे में रुकने को कहा तो दोनों मान गए। उस रात करीब 12:30 बजे वह आवाज शुरू हुई, पानी टपकने की। इस बार हम तीनों जाग रहे थे। अंशुल बोला, भाई ये आवाज सच में आ रही है। फैजान ने छत की तरफ इशारा किया। हम सब ने देखा, छत के बीचों बीच जैसे गीला दाग बन रहा था और फिर उस दाग के अंदर से 3 अलग अलग साए उभरने लगे। 3 चेहरे। हम तीनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का पंखा अपने आप तेज घूमने लगा। अगले दिन हमने पुराने चौकीदार से पूछताछ की। बहुत मनाने के बाद उसने एक राज बताया। उसने कहा, आज से करीब 5-6 साल पहले उसी कमरे में 3 छात्र रहते थे। वो बहुत होशियार थे, लेकिन हमेशा तनाव में रहते थे। परीक्षा के समय उन पर बहुत दबाव था। एक रात अचानक उस कमरे में कुछ भयानक हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया और तीनों की वही जान चली गई। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि उसके मरने से पहले भी वो कहते थे कि छत से पानी टपकता है और कोई उन्हें ऊपर से देखता है। उसके बाद से वो कमरा कई बार खाली पड़ा रहा। हमने तय किया कि एक बार फिर सच्चाई जानेंगे। उस रात हमने कमरे में कैमरा लगा दिया। 12:40 पर फिर वही आवाज आई। इस बार पानी सच में टपक रहा था, लेकिन ऊपर से नहीं। पानी जैसे छत के ऊपर से निकल रहा था और धीरे धीरे वो पानी लाल रंग में बदलने लगा। अंशुल चिल्लाया, ये पानी नहीं है। तभी छत से जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा, प्लास्टर फटने लगा और 3 काले साए छत से आधे बाहर निकल आए। उनकी आंखें बिल्कुल खाली, चेहरे सूखे और होंठ फटे हुए। उनमें से एक की आवाज आई, हम अकेले नहीं रहना चाहते। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मेरी सांसें तेज हो गई। फैजान बेहोश हो गया। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। अगले दिन जब हम वार्डन के साथ कमरे में गए तो सब कुछ सामान्य था। छत बिल्कुल सही, फर्श सूखा। कैमरा ऑन किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ काली स्क्रीन और पानी टपकने की आवाज थी। उसके बाद मैंने तुरंत कमरा बदल दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जब भी बारिश होती है, आज भी मुझे रात में वही आवाज सुनाई देती है, टप टप की। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे छत के ऊपर कोई अभी भी चल रहा हो। रंजित ने कहानी के अंत में सिर्फ इतना लिखा था, भाई अगर कभी किसी पुराने हॉस्टल में कमरा लो और रात में बिना वजह पानी टपकने की आवाज आए तो उसे इग्नोर मत करना। हो सकता है कोई अब भी छत के अंदर फंसा हो और बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। अगर आप लोग चाहे तो मैं रंजित की भेजी हुई एक और सच्ची कहानी अगली वीडियो में सुनाऊंगा। ये कहानी मुझे एक ऐसे इंसान ने भेजी है जिसने अपना असली नाम और गांव का नाम बताने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, भाई मेरा असली नाम मत बताना, लोग पहचान लेंगे। तो इस कहानी में मैं उनका नाम रंजन रखा है। उसने जो कुछ लिखा है वो मैं आपको उसी के शब्दों में सुना रहा हूँ। मैं रंजन हूँ। पहले मैं छोटा मोटा काम करता था, लेकिन लालच ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। चोरी करना मेरे लिए शुरुआत में बस एक मजबूरी थी, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन गई। उस रात भी मैंने एक बड़े घर में हाथ साफ किया था। शहर के किनारे वाला मकान था। घर खाली था। मैंने गहने, कुछ कैश और छोटी कीमती सामान बैग में भरे और जल्दी से निकल आया। मुझे पता था पुलिस जल्दी अलर्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने सीधा शहर से बाहर की तरफ जाने का फैसला किया। शहर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक पुराना बीहड़ इलाका था। लोग कहते थे कि वहाँ कोई नहीं जाता। कई सालों से वह जगह वीरान पड़ा है। मुझे लगा यही सबसे सुरक्षित जगह है छुपने के लिए। मुझे क्या पता था वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 11:30 बजे मैं उस इलाके में पहुंचा। चारों तरफ सूखी जमीन, कांटे, टेढ़े मेढ़े पेड़ और अजीब सी खामोशी। थोड़ा अंदर जाने पर मुझे एक टूटा फूटा घर दिखा। आधी दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां बिना शीशे की, दरवाजा टेढ़ा लटका हुआ। मैंने सोचा छुपने के लिए यही ठीक है।
अंदर धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले हर कोने में, लेकिन मुझे तो बस रात काटनी थी। मैंने बैग को कसकर पकड़ा और एक कोने में बैठ गया। करीब 12 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर किसी की कदमों की आवाज आ रही हो, धीरे भारी घसीटती हुई। मैंने सोचा पुलिस होगी। मैंने सांस रोक ली, लेकिन आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड खामोशी, फिर दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में जैसे किसी के पैरों के गहरे निशान बने हुए थे, जो घर के अंदर की तरफ आ रहे थे और बाहर की तरफ कोई निशान नहीं। करीब 1 बजे मुझे ठंड लगने लगी, जबकि गर्मियों का महीना था। घर के अंदर अचानक तापमान गिर गया। मेरे बैग के पास से जैसे कोई गुजर रहा था। मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब है। मैंने धीरे से बैग उठाया और अपने सीने से चिपका लिया। तभी मुझे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, चोरी का माल अच्छा है। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई के साथ एक और परछाई दिख रही थी। वो परछाई मेरी हरकत से अलग हिल रही थी। मैंने अगले दिन पता लगाया तो मालूम चला कि वो घर पहले एक डाकू का ठिकाना था। सालों पहले एक कुख्यात लुटेरा वहाँ छुपता था। कहा जाता है कि उसने अपने ही साथियों को धोखा देकर उनका हिस्सा खुद रख लिया था। एक रात उसके साथियों ने उसी घर में उसे घेर लिया। कहते हैं उसे वही मार डाला गया और मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी मेरे हिस्से का माल लेकर यहाँ से जाएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। मुझे ये बात तब याद आई जब उस रात घर में अजीब चीजें शुरू हुई। मैंने सोचा 2 दिन रुक जाता हूँ, मामला ठंडा हो जाएगा। दूसरी रात करीब 12:15 पर फिर वही भारी कदमों की आवाज आई। इस बार आवाज सीधे मेरे सामने आकर रुकी। मेरे बैग का चैन अपने आप खुलने लगा। मैंने कसकर पकड़ लिया बैग को, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। मैं चिल्लाया, कौन है? तभी मेरे सामने धूल में जैसे किसी के बैठने का निशान बना और धीरे धीरे वहाँ एक आकृति बनने लगी। लंबा कद, चेहरा धसा हुआ, आंखें गहरी काली और गले पर गहरे कट के निशान। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आवाज गूंजती हुई थी, मेरा हिस्सा। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने हाथ बढ़ाया। मुझे लगा वो मेरा बैग छीन लेगा, लेकिन उसका हाथ मेरे सीने के आर पार चला गया। मेरे अंदर जैसे बर्फ भर गई। मुझे अपने कानों में चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हो। घर की दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद हो गया। मैंने धक्का मारा, नहीं खुला। पीछे से वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। जिस घर में मैंने चोरी की थी वो भी एक बुजुर्ग आदमी का था, और मैंने उसके लॉकर से जो सोने की पुरानी चीजें ली थी वो शायद बहुत पुरानी थी। क्या पता उनका कोई इतिहास हो। मैंने बैग खोला और सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। मैं चिल्लाया, ले लो, मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही सामान जमीन पर गिरा, हवा तेज चलने लगी। वो आकृति सामान के ऊपर झुकी और एक एक करके गहने गायब होने लगे, जैसे धूल में मिल रहे हो। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन वो आकृति मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। उसने कहा, लालच सबसे बड़ा पाप है। और अचानक मुझे जोर का धक्का लगा। मैं दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली, सूरज निकल चुका था। घर बिल्कुल शांत था। जमीन पर कुछ नहीं था। मेरा बैग खाली पड़ा था। मैंने तुरंत वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। शहर वापस आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भी मैं अकेला होता हूँ मुझे वही आवाज सुनाई देती है, मेरा हिस्सा। रात में कभी कभी मेरे कमरे की दीवार पर वही परछाई दिखती है। मैंने चोरी करना छोड़ दिया, अब मजदूरी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो चीज अभी भी मेरे पीछे है, क्योंकि जिस दिन मैं फिर लालच करूँगा शायद वो फिर मुझे उसी घर के बीहड़ में खींच ले जाएगी। रंजन ने आखिरी लाइन में लिखा था, भाई अगर ये कहानी सुनाने के बाद कोई भी इंसान गलत रास्ता छोड़ दे तो समझना कि मेरी कहानी ने किसी का जीवन बदल दिया।